ऑलराइट, सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग किया था। दैट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुनासिब लेवल का टॉपिक था। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने मेनली ये देखा था कि अगर कोई भी कंपनी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो इन दैट केस वो कंपनी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फॉलो करेगी। दूसरा ऐसा होता है कि कंपनी अपनी मर्जी का प्रोडक्ट बनाती है। जब कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट बनाए, ऑल्दो उसमें कस्टमर्स का जनरल फीडबैक जरूर रखा जाता है, द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ अ कस्टमर, और अकॉर्डिंगली वही चीजें हम अपने प्रोडक्ट के अंदर देने की कोशिश करते हैं, जो चीजें या जो फीचर्स कस्टमर पसंद करता है। अदरवाइज दूसरी कंपनीज क्या था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में कि कस्टमर से स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आपको आपके ऑर्डर में क्या चाहिए, और एग्जैक्टली वही चीजें बना के कस्टमर को देती है। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। फॉर दोज कंपनीज जिनका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सिस्टम होता है और वो अपनी ही मर्जी से एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम जब भी कभी कोई कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मकसद लेट्स से हम कोई एक मंथ के अंदर लगातार अपनी फैक्ट्री शिफ्ट्स में चलाते जाते हैं, रैंडमली रॉ मटेरियल उसमें इनपुट किए जाते हैं, आउटपुट उसमें से लिए जाते हैं। तो लेट्स से जिस तरह ऑयल रिफाइनरी है, या लेट्स से जिस तरीके से फ्लोर मिल है, या इसी तरीके से हम कोई भी लिक्विड बनाते हैं। फ्लोर मिल में से कैसा होता है कि हम एक गिवन शिफ्ट के अंदर रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, ये हमारी कॉस्ट है, प्लस उसको हम करते हैं कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स। तो उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आती है हमारी कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में दो खर्चे हैं, एक है डायरेक्ट लेबर और दूसरा है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये दो खर्चे हम मिलाते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसमें से आउटपुट प्रोड्यूस करें। अब क्योंकि ये चीज आप कस्टमर के मर्जी के मुताबिक नहीं बना रहे हो, ये कंपनी का अपना एक स्टैंडर्ड डिजाइन है। लेट्स से कोई कंपनी कोई हैंड सैनिटाइजर बनाती है, तो हैंड सैनिटाइजर के लिए कंपनी का अपना एक सेट डिजाइन होगा कि हम उसमें अल्कोहल कितना डालेंगे, या उसमें एलोवेरा डलता है अगर तो वो कितना डलेगा, अगर पानी की कोई मिकदार शामिल की जाती है तो पानी कितना शामिल किया जाएगा। लेट्स से एक कंपनी है जो कि कोल्ड कॉफी बनाती है, या पैकेट मिल्क बनाती है, या पैकेट टी बनाती है। तो लेट्स से एक कंपनी जब चाय बनाती है तो उसमें दूध की क्या मिकदार होगी, उसमें चाय की पत्ती कितनी रखी जाएगी, उसमें शुगर कितनी रखी जाएगी। ये सारी चीजें कंपनी की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं, वो कस्टमर की मर्जी के मुताबिक उसको चेंज नहीं करते। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में कंटिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर अब इश्यूज क्या आते हैं, कुछ न्यू टर्म्स देख लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का एक हिस्सा होता है नॉर्मल लॉस। व्हाट डज नॉर्मल लॉस मीन?
कोई भी लॉस दैट इज एक्सपेक्टेड का मकसद दैट लॉस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। लाइक अगर हम चाय बनाने के लिए इनपुट देते हैं एंड द मेन इंग्रेडिएंट इज मिल्क, व्हाट इफ अगर हम चाय बनाने के लिए ठीक 1 फुल कप ऑफ मिल्क उठाते हैं, इंक्लूडिंग शुगर एंड चाय की पत्ती वगैरह जो भी चीजें आपने मिक्स करनी है, बाय द एंड यू हैव गॉट अ फुल कप ऑफ मिल्क एंड शुगर एंड टी। जब आप उसको एक प्रोसेस से गुजारते हैं, ये किस प्रोसेस में जाती है? ये जाती है बॉइलिंग प्रोसेस में, क्योंकि एक बॉइलिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद वो चाय बन जाती है। when you're done with making it, when you're done with boiling process, can you expect कि you'll get a full cup of tea as well? लेकिन हमें पता है कि during this process एक evaporation लॉस है। तो हमने जितना इनपुट दिया बॉइलिंग प्रोसेस में evaporate होगा, evaporation में लॉस होगा, और बाकी हमारे पास बच जाएगा आउटपुट। तो इनपुट में जितना भी परसेंटेज आपको पहले से ही पता था कि हमारा लॉस होगा, उस लॉस को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। जिस तरह हम गोल्ड बाय करते हैं, अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी बाय करते हैं तो क्या जो गोल्ड स्मिथ है वो आपसे एग्जैक्टली गोल्ड के ही पैसे लेता है? अगर हम एक गोल्ड का बिस्किट लेते हैं जो कि प्योर फॉर्म है, इसमें किसी किस्म का कोई डिजाइन नहीं बना हुआ, या फिर हम उससे कोई ज्वेलरी आइटम लेते हैं, लेट्स से नेकलेस बनवाते हैं, रिंग बनवाते हैं, इयररिंग्स बनवाते हैं, बैंगल्स बनवाते हैं, तो वो गोल्डस्मिथ क्या करता है, हमसे एक चार्ज लेता है मेकिंग की और एक चार्ज लेता है वेस्टेज की। अब देखें सिलसिला क्या है। अगर मुझे एक रिंग बनानी है तो उसके लिए मैं रॉ गोल्ड को रखूंगा पहले मेल्टिंग में, फिर मैं इसको लेके जाऊंगा डिजाइनिंग में, और ये फिर बनेगी एक रिंग। लेकिन आपको अगर पता है कि मैं 14 ग्राम्स पे काम शुरू करूंगा, इसको जब मेल्ट करना शुरू करेंगे तो इस इनपुट का 1 ग्राम मेल्टिंग में लॉस हो जाएगा। बाकी जो रिंग हम डिलीवर करेंगे वो होगी 13 ग्राम्स की। अच्छा, अब पहले कॉस्टिंग के कुछ उसूलों पे बात कर लेते हैं। सप्लायर ने, यानी जो रिंग बनाने वाले कंपनी ने, जब रिंग बना ली और कस्टमर को जब डिलीवर करेगा तो कस्टमर के हाथ में जो रिंग आएगी, जब कस्टमर उससे रिंग कलेक्ट करेगा, उसका वजन कितना होगा? 13 ग्राम्स। तो हम कस्टमर से जो रिंग की कॉस्ट चार्ज करें
उसमें गोल्ड कितना होना चाहिए, 13 ग्राम्स के 14 ग्राम्स। हम अगर ये देखें कि कस्टमर डेफिनेटली ये कहेगा यार आप मुझे दे तो 13 ग्राम्स रहे हो ना, लेकिन हमारा ग्रॉस इनपुट कितना हुआ था, 14 ग्राम्स। इस 1 ग्राम को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। ओके, माय मिस्टेक, फॉरगॉट टू शेयर स्क्रीन। मैं अभी उस पे आता हूं। फेयर एनफ। ओके, यू कैन सी दिस नाउ। मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं। प्रोसेस कॉस्टिंग में वैसे सिंपली क्या होता था कि हम एक टेलर मेड प्रोडक्ट बनाते, यानी कस्टमर के कहने पे प्रोडक्ट बनाते। ऑल्टरनेटिवली हम क्या करते कि हम अपनी मर्जी से एक डिजाइन सेट करते और हम अपनी ही मर्जी का एक प्रोडक्ट बनाते। जब आप कस्टमर के कहने पर ही चीजें बनाया करते हैं तो वहां पे कंपनी फॉलो करती है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और अगर आप कंपनी का अपना ही एक स्टैंडर्ड डिजाइन है उस पे चीजें बनाते हैं तो वो कंपनी फॉलो करती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या उसका एक हिस्सा है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मली हम फॉलो करते हैं कंटिन्यूस प्रोडक्शन। जिस तरह हम एग्जांपल ले रहे थे कि अगर आप ऑयल रिफाइनरी है या फ्लोर मिल है। अब ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है, हम क्रूड ऑयल लेते हैं जिसको नॉर्मली हम कहते हैं खाम तेल है, क्रूड ऑयल है। उसको फिर हम रिफाइनिंग प्रोसेस में डालते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद हम उसमें से पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, या बाज़ा उसमें से ऑयल ल्यूब्रिकेंट्स बनाए जाते हैं, मोटर ऑयल बनाया जाता है। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं एक रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल को फर्दर प्रोसेसेस से गुजार के कन्वर्ट करने का। उसमें एक लॉस कहा जाता है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड और पार्ट ऑफ प्रोसेस, यानी पता है कि ये तो जाया होगा ही होगा। अगर हम एक टेलर को कहते हैं कि मुझे एक शर्ट पीस बना दो, या कोई टेक्सटाइल है या कोई डिजाइनर ड्रेस है जिसमें हमें पता है कि जो फैब्रिक डलेगा वो ज्यादा डलेगा। अब हमें एक शर्ट पीस बनाना है, या लेट्स से हम रॉ फैब्रिक देते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम जो फैब्रिक इनपुट करेंगे, अगर हम 1 मीटर फैब्रिक इनपुट करते हैं लेकिन उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए देयर इज अ श्रिंकिंग लॉस। अज्यूम हमें पता है कि इनपुट का 10% श्रिंक हो जाएगा और जो हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे वो श्रिंकिंग के बाद होगा। तो 1 मीटर में से 10% तो जाया हो जाएगा, बाकी हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे 90%, यानी 0.9 मीटर। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट की बात करते हैं। कि अगर हमें पता है कि प्रोसेस का हिस्सा है, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल का कुछ हिस्सा तो जाया होगा ही होगा। हमारा नुकसान बेसिकली हो क्या रहा है, हम एक तो इनपुट कर रहे हैं रॉ मटेरियल, उसके ऊपर लेबर भी काम कर रहा है, और
हमारी फैक्ट्री का टाइम भी जाया कर रहा है। ये हमारी कॉस्ट है। लेकिन जिस चीज पे आपने रॉ मटेरियल लगाया, जिस चीज पे आपने लेबर लगाया, जिस चीज पे आपने फैक्ट्री कॉस्ट लगाई, हुआ ये कि ये सब जाया हो गया। तो ये सारा नुकसान, जो रॉ मटेरियल जाया हुआ, जो लेबर कॉस्ट जाया हुई, जो फैक्ट्री ओवरहेड जाया हुए, इसका खर्चा भरेगा कौन? अब क्योंकि ये लॉस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये नुकसान कोई कंपनी अपनी तरफ से नहीं बेयर कर रही है, अपनी तरफ से नहीं इनकर कर रही है, लेकिन ये तो होगा, ये तो होना है, इस लॉस को तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इन इन दैट केस क्या होता है कि नॉर्मल लॉस का जितना भी खर्चा होता है, दैट इज एडेड इनटू कॉस्ट ऑफ आउटपुट से। हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं 6000 किलोग्राम से। हर केजी हमें पड़ता है से फॉर इंस्टेंस 100 रुपए का। उसके बाद उस पर हम इंकर करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, और वो कन्वर्जन कॉस्ट है 2,40,000 रुपए की। अच्छा, हमें ये पता है कि इस प्रोसेस के दौरान हमारे इनपुट का 2%, हमारे इनपुट का 2% जाया हो जाता है। अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। आपने इनपुट कितना दिया है? 6000 किलोग्राम्स का, और आपको पता है कि जो हम इनपुट करेंगे उसका 2% जाया हो जाएगा। 6000 का 2% बनेगा 120 किलोग्राम्स। तो हमने सिंपली क्या किया, 6000 का 2% कैलकुलेट किया, जो कि 120 है। 6000 में से 120 किलोग्राम तो जाया हो जाएंगे, बाकी हमें मिलेंगे कितने? 5880। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। अब जब हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि हमारी कॉस्ट पर केजी कितनी है, तो हमने इनपुट किया है 6000 केजीज का,
लेबर ने काम किया है उन 6000 केजीज पे, फैक्ट्री ने अपना टाइम जाया किया है उन 6000 केजीज पे, लेकिन प्रोसेस के इख्तिताम पर हमारे हाथ लगते हैं 5880 केजीज। हम प्रोसेस कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर हम यूनिट में आप पहले रखेंगे प्रोसेस कॉस्ट, लेकिन इस प्रोसेस कॉस्ट को नॉर्मल लॉस के ऊपर चार्ज नहीं किया जाएगा। नॉर्मल लॉस का जो भी नुकसान है, जो भी खर्चा है, वो गुड आउटपुट के ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा। हम क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्ट को डिवाइड करेंगे इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। लेकिन एक इश्यू ये भी होता है कि जो नॉर्मल लॉस होता है, जो वेस्टेज होता है, वो कभी कभार स्क्रैप भी हो सकता है। मिसाल, अगर आप लोगों को पता हो कि सुनार जब गोल्ड को मेल्ट करता है, जब उसकी डिजाइनिंग करता है, जब उसकी फिनिशिंग करता है, तो गोल्ड बेसिकली उसके जो ज़रात होते हैं वो उसकी फैक्ट्री में गिरते जाते हैं। अब गोल्ड तो गोल्ड है, डेफिनेटली उसके हर ग्राम की, हर मिलीग्राम की एक बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। अगर अभी भी पाकिस्तान में गोल्ड 1,04,000 रुपए का हो गया है, तो अगर आप उसको 12 ग्राम से डिवाइड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि हर ग्राम की वैल्यू क्या है। लेट्स से अगर 1,05,000 रुपए का है और एक तोला जिसको हम कहते हैं 12 ग्राम का है, यानी उसका एक ग्राम 8,750 रुपए का है। अब गोल्ड स्मिथ ने तो बड़े मजे से कह दिया कि भाई जो एक ग्राम यानी 14 ग्राम में से एक ग्राम मेरा खराब हो गया था, जाया हो गया था, वो ज़रात में गिर गया था। लेकिन होता क्या है कि सुनार की दुकान की भी कहते हैं मट्टी भी सोना है। उसमें क्या किया जाता है, वो सारी मट्टी बेची जाती है और उसको फिर आग में जलाया जाता है। जितनी भी मट्टी होती है वो पूरी जल जाती है, और गोल्ड की खासियत यह है कि उसको आप कितना भी टेम्परेचर देते हैं वो जलता नहीं है। गोल्ड अपने फॉर्म में मौजूद रहता है, तो वो बेचा जाता है। हम गोल्ड स्मिथ को ये कह सकते हैं कि भाई आपने मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया, आपका 1 ग्राम जाया हुआ, मतलब क्या हवा में उड़ गया क्या? और एवेपोरेशन तो होती नहीं है, गोल्ड कभी जाया तो होता नहीं है। तो वो कहते नहीं, जाया होने का मकसद क्या है कि वो बिल्कुल ज़रात रेत में मिल गया है और बहुत ही बारीक ज़रात में टूट गया है, जो कि अभी किसी काम का नहीं है। लेकिन हम उसको कहते हैं चलो एक काम करो, वो जो ज़रात है ना वो मुझे दे दो, वो मैं जानू मेरा काम जाना है, क्योंकि है तो मेरा ना। वो 14 ग्राम चार्ज तो आपने मुझे कर लिए हैं। तो किया क्या जाता है, अगर उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू होती है तो प्रोसेस कॉस्ट में से हम माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अब उस क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं कि 2% ऑफ इनपुट इज लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस, एंड दैट इज स्क्रैप्ड फॉर 22 रुपीज पर केजी। अब आप उस पे जितना भी नुकसान आपके पास होगा, जो भी वेस्टेड मटेरियल होगा, वो वेस्टेड मटेरियल भी आप 22 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो 5880 किलोग्राम्स का आउटपुट मेरे पास है, उसकी कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करें। अब लेट्स से हमें ये कहता है कि एक्चुअल आउटपुट was 5880 kilograms। अगर देखा जाए तो दिस इज सेम एज एक्सपेक्टेड।
आपने ये सोचा था कि 6000 केजीज का हम इनपुट कर रहे हैं, उसमें से 120 केजीज तो जाया हो जाने हैं, बाकी हमें आउटपुट आना है 5880 किलोग्राम्स का, और एक्चुअली आया भी इतना है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमें हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, पहले कॉस्ट पर केजी कैलकुलेट करनी है। प्रोसेस कॉस्ट कितनी है? प्रोसेस कॉस्ट में हमने रॉ मटेरियल दिया है 6000 केजीज इंटू 100 रुपीज। ₹6,00,000 ये हो गए। उसके अलावा हमने इसमें खर्चा किया है लेबर और फैक्ट्री का, जिसको हम नाम देते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट है 240,000। तो इस पूरे प्रोसेस पे हमने खर्चा कितना किया है? 840,000। ये खर्चा हमारी कंपनी ने इंकर किया है, और इसको हमने या तो लॉस मानना है या तो इन्वेंट्री की वैल्यू में डालना है। तो कॉस्ट पर केजी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस कॉस्ट जो कि हमने कैलकुलेट की 840,000, इसमें से माइनस करेंगे हाउ मच इज नॉर्मल लॉस। हमें पता था कि 120 केजीज जाया होने हैं, और हर केजी हम बेच कितने में सकते हैं? 22 रुपए में। तो 22 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 120 केजीज, ये हमारा खर्चा कितना हो गया? 8,40,000 वो था, और 120 केजी मल्टीप्लाई बाय 22, 2,640 में इसको बिक जाना था। तो 8,40,000 में से 2,640 तो हमें रिकवर हो जाएंगे, बाकी हमारा खर्चा है 837,360। बिकॉज 840,000 का हमने खर्चा किया है, जिसमें से 2,640 रुपीज तो हमें रिकवर हो जाएंगे नॉर्मल लॉस को बेच के। अच्छा, इस कॉस्ट को हम डिवाइड किस पे करेंगे? एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट पे। एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट हमने कितना दिया है? 6,000 केजीज का, माइनस नॉर्मल लॉस कितना होना है? 120 का। तो एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट वॉज 5,880 केजीज। इसको हमने डिवाइड करना है 5,880 केजीज। तो 1 केजी हमें पड़ रहा है 142.408 का। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट से। मैंने यहां पे बताया कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? 5,880 केजीज। ये बन जाएगी वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स 5,880। सेम आ गया 837,360। ये अमाउंट रह जाएगा हमारे फिनिश गुड्स में। तो प्रोसेस कॉस्ट में सीन क्या है कि हम
इनपुट दे रहे हैं ज्यादा, लेकिन हमें पता है कि उसमें से कुछ इनपुट जाया हो जाना है, उसका आउटपुट नहीं आना है। तो हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम नॉर्मल लॉस, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रोसेस है, हमें पता है कि ये तो होना है, लिहाजा नॉर्मल लॉस को कभी भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। अब बनेगा क्या कि आप जो भी आउटपुट इनपुट देंगे, उस इनपुट में से 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहला, उन इनपुट का कुछ अमाउंट, कुछ किलोग्राम्स, कुछ मटेरियल जाया हो जाएगा, जिसको हम नाम देते हैं नॉर्मल लॉस का। दूसरा, जो सही सलामत प्रोसेस से बाहर निकल आएगा और बिकने के काबिल होगा, उसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स। और तीसरा, हम इसमें नाम अभी पढ़ रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब ये तीसरी चीज आ गई। नॉर्मल लॉस का मकसद वो नुकसान जो एक्सपेक्टेड था, और एबनॉर्मल लॉस कहेंगे हम उस लॉस को जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, जबकि फिनिश गुड्स इज गुड आउटपुट। अब कंपनी ने काम तो तीनों पे करना है, तो नॉर्मल लॉस का खर्चा पे जो नुकसान होगा, इसकी कॉस्ट हम ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स में। गुड आउटपुट के ऊपर आपने जो खर्चा किया, दैट इज ऑल्सो एडेड इनटू फिनिश गुड्स। और जो आपका नुकसान जरूरत से ज्यादा हो गया, अगर हमें पता था कि 4 मीटर के कपड़े में से 3.6 मीटर का एक सूट बनेगा या एक कुर्ती बनेगी। अब कंपनी ने जो इनपुट देना था वो देना था 4 मीटर का, जिसमें से 0.4 मीटर तो कटिंग में और श्रिंकिंग में जाया हो जाना था, स्टिचिंग में जाया हो जाना था। तो जो गुड आउटपुट आना चाहिए था वो 3.6 मीटर आना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग कटिंग की वजह से या रॉन्ग स्टिचिंग की वजह से हुआ ये कि हमारे पास आउटपुट आ गया 3.4 मीटर का। 0.2 मीटर मजीद जाया हो गए। जो जरूरत से ज्यादा जाया होता है उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस पे आपने जितना भी रिसोर्स जाया किया, दैट इज ट्रीटेड एट लॉस, एज लॉस। और इसको हम अपना नुकसान मानते हैं, इसको हम लेके जाते हैं सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस में। से फॉर इंस्टेंस, हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया 8,000 किलोग्राम से। हमें पता था कि इनपुट का 5% नॉर्मली जाया होता है। जब प्रोसेस खत्म होता है तो हमें पता चलता है कि हमारा आउटपुट आता है
7,300 kilograms. अब इनपुट हमने कितना दिया? 8,000 kgs, जिसमें से हमें पता था कि 8,000 का 5%, 8,000 का 5%, 400 किलोग्राम्स तो वैसे ही जाया होने थे। दूसरा, प्रोसेस के आखिर में पता चलता है कि 7,300 केजीज हमारे पास गुड आउटपुट है और इसको हम बेच सकते हैं, इससे हम रेवेन्यू कमा सकते हैं। लेकिन हम फिर कंपेयर करें कि हमारा नुकसान हुआ कितना है। 8,000 का 5% जाया होना चाहिए था, यानी 7,600 का आउटपुट आना चाहिए था, जबकि आउटपुट आया है 7,300 का। तो 300 केजीज हमारी सोच से ज्यादा जाया हुए हैं, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ओके। इसमें हम क्विक वापस आते हैं। मीनवाइल आप एक नजर इस क्वेश्चन पे दौड़ाएं और मुझे बताएं कि इसमें नॉर्मल लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस कितना है। पार्ट ए को आप फोकस करोगे। ट्राई इट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने कैलकुलेट ये करना था कि हमारी प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है। उसके बाद हमने देखना है कि इनपुट में से नॉर्मल लॉस कितना है और नॉर्मल लॉस में से इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस करके हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट। एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट को कंपेयर करेंगे एक्चुअल आउटपुट से। अगर एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड से भी कम है तो उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को हम लॉस नहीं मानते, उसको हम कोई भी खर्चा नहीं चार्ज करेंगे। वेयर एज एबनॉर्मल लॉस एक लॉस है और हम उसको बाकायदा खर्चा चार्ज करेंगे। खर्चा चार्ज किस तरीके से किया जाएगा? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस कॉस्ट पर किलोग्राम और लीटर पर यूनिट। जिसमें हमने रखा प्रोसेस कॉस्ट, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट से। रिगार्डलेस आपने एक्चुअल गुड आउटपुट कितना बनाया है, डिवाइड हमेशा एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट से ही किया जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिनिश गुड्स के यूनिट से या एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से, जो कि हमने यहां पे देखा था फॉर्मूला। तो प्रोसेस कॉस्ट में से हमने स्क्रैप वैल्यू माइनस की नॉर्मल लॉस की, डिवाइड किया उसको एक्सपेक्टेड गुड आउटपुट से, कॉस्ट पर यूनिट आ गई, उसको एक्चुअल आउटपुट से
मल्टीप्लाई किया और एबनॉर्मल लॉस से मल्टीप्लाई किया, you'll get the value of finished goods and abnormal loss if any. यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, नहीं तो इसका सिर्फ एक लास्ट एरिया है, मैं उसको गो थ्रू कर लूं. नो, ओके. ये एक दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है, इसको आप ए पार्ट और बी पार्ट में मुझे सिर्फ इतना बताएं कि इसमें नॉर्मल लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस कितना है, ए पार्ट एंड बी पार्ट. Okay, since our loss is 1800 liters more than expected, जो मोर देन एक्सपेक्टेशन लॉस होता है, that is what we refer to as an abnormal loss. तो ए पार्ट में हमारा कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं है और बी पार्ट में हमारा 1800 लीटर्स का एबनॉर्मल लॉस है. अगर हम उसकी प्रोसेस कॉस्ट कैलकुलेट करें, प्रोसेस कॉस्ट दोनों सूरतों में वैसे ही सेम रहती है, सिर्फ उसकी एलोकेशन पे फर्क रह सकता है. प्रोसेस कॉस्ट में एक हम यूज करते हैं डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हम यूज करते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें दो हिस्से बनते हैं, एक डायरेक्ट लेबर और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था विद 140,000 लीटर्स और जिसकी कॉस्ट थी 56 रुपीज पर लीटर. तो मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, 1,40,000 लीटर्स at 56 rupees per liter. This is 7,840,000. डायरेक्ट लेबर का क्या सीन बताया है, फैक्ट्री ऑपरेटेड फॉर 31,250 आवर्स. And labor is paid at 160 rupees per hour. $31,250 multiplied by 160, it is 5 million. Then it says the factory overheads are absorbed at 60% of direct labor cost. तो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 5 मिलियन और 5 मिलियन का 60%. Okay, how much is process cost? It is 5 million plus 3 million and then it is 7,840. 15,840,000. अब ये कॉस्ट या तो हमने चार्ज करनी है तो फिनिश गुड्स, या तो हमने चार्ज करनी है
टू एबनॉर्मल लॉस, ये दोनों मिलके बनते हैं expected output. Okay, so I'm leaving this up to you. ये जो बाकी क्वेश्चन है इसमें आपने पार्ट ए एंड पार्ट बी का प्रोसेस अकाउंट बनाना है. सो दैट्स योर टास्क. इसको आप ट्राई करेंगे. जो पहले हमने क्वेश्चन कर लिया है इसको भी मेरा सोल्यूशन रिमूव करके एक बार आप खुद ट्राई करके देखिएगा. और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा. प्लस इसका जो पार्ट बी है, सॉरी जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी 1A और B करना है. इसका जो सेक्शन सी है दैट इज एबनॉर्मल गेन, वो एबनॉर्मल गेन वाला एरिया में अभी नहीं छेड़ रहा. पहले आप नॉर्मल लॉस को और फिनिश आउटपुट को और एबनॉर्मल लॉस को कवर अप कर लें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके एबनॉर्मल गेन की तरफ मूव करेंगे. और स्लाइड इसमें कुछ इजाफे हैं जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के, वो हम इसमें देख लेंगे. वैसे प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा लेंदी टॉपिक है. लाइक अगर किसी दूसरी क्वालिफिकेशन की तरफ आप जाएंगे या सीएसएस के अंदर भी इस टॉपिक को एग्जामिन किया जाता है. अगर आप सीएसएस में अकाउंट्स एंड ऑडिट्स की तरफ आते हैं तो आपको ठीक ठाक लेवल पे इसको यूज करना होगा. या अगर आप में से किसी ने ए लेवल्स ओ लेवल्स किया होगा तो उसको अच्छे तरीके से पता होगा. या सिमिलरली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर भी प्रोसेस कॉस्टिंग को इससे ज्यादा हाई लेवल पे लेके आया जाता है. मैं इसको एक मुनासिब लेवल पे रखूंगा बिकॉज हमारे पास अगेन टाइम की लिमिटेशन रहती है, एग्जाम्स की लिमिटेशन रहती है. तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि यहाँ जिस हद तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप पूरा बेहतर तौर पे कवर अप कर लें. और किसी को भी कोई कंफ्यूजन या डाउट्स हैं तो वो बड़ा फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं. यस, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं.